नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़िम्मेदार जो भी फसल खेत में लगाते हैं, ज़मीन की तैयारी के बाद सबसे अहम बात बीज है। अगर बीज अच्छा होगा तो फसल की कामयाबी के इम्कानात भी रोशन होंगे। लिहाजा बीज के बारे में सही मालूमात और इनका इस्तेमाल हमारे किसान भाइयों के लिए निहायत ज़रूरी है। तहकीकाती इदारे शब रोज़ मेहनत से हमारी बढ़ती हुई आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नित नए तजर्बात कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आलू हमारी रोज़मर्रा की ग़िज़ा में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लिहाजा हमारे ज़राई साइंसदानों ने महसूस किया कि आलू के जो रवायती तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी जगह अगर हम नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें ताकि हम मयारी और अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। ज़राई साइंसदानों ने इस नई टेक्नोलॉजी को TPS यानी ट्रू पोटैटो सीड का नाम दिया है। ये टेक्नोलॉजी क्या है, जिम्मेदार भाइयों को इसके बारे में मालूमात देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज में इजहार ख्याल के लिए दावत दी है अपने माहिरीन को। हमारे पहले मेहमान डॉक्टर एहसान अख्तर, प्रोजेक्ट इंचार्ज TPS NARC इस्लामाबाद। आपके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर अखलाक हुसैन, डायरेक्टर जनरल फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इस्लामाबाद, और आप हैं डॉक्टर मोहम्मद मुनीर कुयूम, तरक्की पसंद जिम्मेदार। आपका ताल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह फार्म चकवाल से है। डॉक्टर एहसान साहब, आपसे बताइए कि TPS टेक्नोलॉजी क्या है और इसके क्या फवायद हैं? शुक्रिया मुदस्सर। जैसा कि पैदावार के लिए आपने कहा है कि जिम्मेदार को बीज से, अच्छे बीज से वो उसकी तमाम तार जो पैदावार है अच्छे बीज पर डिपेंड करता है। ये जो बीज है आमतौर पे हम बीज कहते हैं कि ये जो हम फूल से बीज बनता है उसको कहते हैं, और टेक्निकली जो है वो जो फूल से बीज बनेगा उसको कहते हैं। लेकिन क्योंकि आलू के सिलसिले में हम आलू से पैदावार लेते हैं उसको, क्योंकि वो ट्यूबर से पैदावार लेते हैं, इसलिए उसको मुख्तलिफ फार्मर को समझाने के लिए, आम आदमी को समझाने के लिए उसको हम ट्रू पोटैटो सीड कहते हैं कि ये जो हम आलू इस्तेमाल करते हैं उससे ये मुख्तलिफ है। ये जैसा दूसरी फसलों में हम बीज हासिल करते हैं, आलू में भी हम ऐसे ही बीज बनाते हैं कि आलू का जो फूल होता है उसके एक नारी हिस्सा होता है, एक मादा हिस्सा होता है, उसमें हम हाइब्रिडाइजेशन के जरिए हम बीज हासिल करते हैं, उसको हम ट्रू पोटैटो सीड कहते हैं। और ये जो बीज है आलू का, इसके बहुत से फायदे हैं। सबसे पहले ये है कि कुदरत ने एक निज़ाम बनाया है जिसमें कि जब बीज बनता है वो जो बीज है उसमें जो बीमारियां हैं, जैसे वायरसेस हैं आलू के सिलसिले में और बैक्टीरिया की बीमारियां हैं, वो जो है वो सीड को ट्रांसफर नहीं होगा, वो सीड तक नहीं पहुंचेगा। कि ये जो हम TPS से जो पैदावार हम हासिल करेंगे, अगर उसको हम दूसरी बीमारी से बचाए रखेंगे तो उसके ऊपर वायरस नहीं होगा। पहला तो उसका फायदा यह है कि, दूसरा उसका फायदा यह है कि ये हाइब्रिड है, ये दोगली नस्ल है। जैसे मक्की की हाइब्रिड है, उसकी पैदावार आम किस्म के बीज से उसकी पैदावार ज्यादा होने के इम्कानात हैं। और तीसरा ये है कि ये बहुत थोड़ा आपको बीज चाहिए, कि ये जो TPS है उसके 1 ग्राम में 1000 से 1200 तक दाने होते हैं। ये बीज बहुत छोटा है, इसको आप स्टोर अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इसकी लाइफ ज्यादा है, ये 5 साल तक ये जिंदा रहता है कि अगर आप 5 साल तक उसको रखें तो वो जब भी आप बीजेंगे वो उग जाएगा। और दूसरा ये है कि इसको आप ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान है। आलू के सिलसिले में कि अगर आपने आलू का 1 हेक्टेयर लगाना है, आपको 2.5 टन आपको बीज चाहिए, लेकिन TPS के सिलसिले में आपको सिर्फ 100 ग्राम के साथ आप अपना जो मिशन शुरू कर सकते हैं। यानी कम बीज के इस्तेमाल से हम ज्यादा फसल बेहतर हासिल कर सकते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? पहला ये है कि ये वायरस फ्री है जी, और बीमारियों से पाक है। दूसरा ये है कि इसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है। तीसरा ये है कि अगर आपने ये आलू का बीज बनाना शुरू करना है, आपको टनों में सीड नहीं चाहिए, आपको ग्रामों में सीड चाहिए। जी डॉक्टर अखलाक हुसैन साहब, आपसे बताइए कि पाकिस्तान में बीजों की पैदावारी सूरत हाल क्या है? मुदस्सरा, पैदावारी सूरत हाल बताने से पहले मैं सिर्फ आप नाज़रीन के लिए एक चीज़ गोशगुजार कर दूं कि सबसे पहले जो बीज, जो नई अक़साम ज़राई तहकीकी इदारों से निकलती हैं और जो उन अक़साम के मुजद होते हैं साइंसदान,
اس کی موجودگی میں جو سب سے پہلا بیج بنتا ہے جس میں کہ ہمارے محکمے کا فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن ڈپارٹمنٹ کا تعاون ہوتا ہے اور ہم اس بیج کو پرکھتے ہیں اپنے ایک قومی سٹینڈرڈز ہیں جو کہ قومی حکومت کی طرف سے یا جو وفاقی حکومت کی طرف سے منظور شدہ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں اس کے حساب سے اس بیج کو دیکھا جاتا ہے اور جو اس کے اوپر پورا اترتا ہے تو سب سے پہلا بیج جو زرعی سائنسدان کی موجودگی میں بنتا ہے اس کو ہم پری بیسک سیڈ کہتے ہیں. اس کے بعد جو اس کی اگلی نسل ہوتی ہے اس کو ہم بیسک سیڈ کہتے ہیں. بیسک سیڈ عموماً یہ جتنی پبلک سیڈ کارپوریشنیں ہیں ان کے فارموں پہ پیدا کیا جاتا ہے جس میں کہ ہماری موجودگی ہماری سپرویژن بھی لازمی ہوتی ہے. تیسرا جو کہ رجسٹرڈ گروور یا پرائیویٹ سیڈ کمپنیاں جو بیج پیدا کرتی ہیں وہ سرٹیفائڈ سیڈ ہوتا ہے جو کہ بیسک سیڈ کی اگلی نسل ہوتی ہے. تو جہاں تک ہمارے پاکستان میں سیڈ کا تعلق ہے اس کے پوری پیداوار کا تو میں یہ کہوں گا کہ چونکہ آج تک پبلک سیکٹر میں ہی زیادہ تر بیج پیدا ہوتا تھا لہذا ہم مثلا گندم میں 10-11% سے آگے نہیں بڑھتے تھے. اسی طرح زیادہ تر پیداوار دوسری فصلوں میں بھی کوئی حوصلہ افزا نتائج نہیں تھے. لیکن چونکہ حکومت پاکستان کی پرائیویٹ کمپنیوں کو پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کرنے کا جو مہم چلی اس کے تحت جو پرائیویٹ سیڈ کمپنیاں مارز وجود میں آئی ہیں تو اس دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 2-3 سالوں میں کہ ہماری سیڈ کی پروڈکشن کافی بڑھ رہی ہے. اب گندم میں 15% ہے. کپاس میں جو ہمارے پاس جو موجود جو دستیابی ہے پچھلے سال تقریباً 50% تھا. اس طرح چاولوں میں کوئی 4% تھا. مکی میں تقریباً 9% تھا. لیکن آلو میں نے یہ دیکھا ہے کہ آلو چونکہ بہت ہی 30 سے 40% خرچہ آتا ہے بیج کا. یہ سب سے مہنگا ان پٹ ہے دوسری فصلوں کی نسبت. دوسری فصلوں میں سب سے جو سستا ان پٹ ہوتا ہے وہ بیج ہوتا ہے لیکن آلووں میں تقریباً 30% خرچہ آتا ہے ٹوٹل پیداوار کا. اور دوسرا ان کی ہینڈلنگ مشکل ہے, سٹوریج کی ضرورت ہے, سینسٹیو ہے. اس لیے اس کا کوئی 2% سے زیادہ سرٹیفائڈ سیڈ اویلیبل نہیں ہے ہمارے ذمہ داروں کو, کاشتکار بھائیوں کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ڈاکٹر احسان نے بتایا ہے کہ ٹی پی ایس تو اس سلسلے میں ہم کافی حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں اور ہم کافی حد تک اپنی بیج کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں. ڈاکٹر منیر صاحب بحیثیت پروگریسو فارمر آپ نے ٹی پی ایس ٹیکنالوجی کے ذریعے آلو کے بیج پیدا کر رہے ہیں, آپ کا یہ تجربہ کیسا رہا؟ تھینک یو ویری مچ. الحمدللہ ہمارا تجربہ بڑا کامیاب رہا ہے. پچھلے سال ہم نے 1 ایکڑ پہ ٹرائل کے طور پہ کام شروع کیا تھا اور تقریباً 3 سے لے کے 4 ٹن جو ہے ہم پری بیسک سیڈ پیدا کر سکے. اس کو ہم نے سٹوریج میں رکھا. اس سال اس کو دوبارہ ملٹیپلیکیشن کے لیے ہم نے 6 ایکڑ پہ اس کی کاشت کی ہے اور الحمدللہ ہمارا 50 ٹن کے قریب بیسک سیڈ ٹی پی ایس پہ بیس جو ہوگا وہ مارکیٹ میں اب اویلیبل ہے. یہ سارے کا سارا سیڈ ہم نے چیک وغیرہ کروایا ہے مختلف, جیسا کہ فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن ڈپارٹمنٹ والے کرتے ہیں. ان کا سٹاف ریگولرلی ہماری کراپس کو انسپیکشن وغیرہ کرتے رہے ہیں اور انہوں نے چیک کرنے کے بعد ہمیں یہ کہا ہے کہ اس وقت کسی قسم کی کوئی وائرس یا بیماری نہیں ہے. پچھلے سال اور اس سال بھی ہم نے ٹرائل کے طور پہ یہ دیکھنا چاہا کہ اگر ایک عام زمین دار جو ہے وہ بیسک سیڈ ہم سے خرید کے یا کسی اور جگہ سے خرید کے لگاتا ہے تو اس کو راشن کے طور پہ کتنا آلو مل سکے گا. تو مجھے یہ بتا کے آپ کو خوشی ہو رہی ہے کہ 22 گنا ہم اس سے یعنی کوانٹٹی جو ہے یا آلو راشن جس کو کہیں گے ہم پیدا کر سکیں ہیں. جبکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سیڈ میں بہت ساری بیماریاں ہیں, وائرسز ہیں جو عام مارکیٹ میں اویلیبل ہے. 3-4-5 گنا سے زیادہ راشن آلو جو ہے وہ پیدا نہیں ہو رہا. تو اس ٹیکنالوجی کا ایک یہ فائدہ ہے کہ آپ کو کافی اچھی مقدار بغیر بیماری اور وائرس کے مل سکتی ہے اور پاکستان میں ہم نے یہ پہلی بار کمرشل سکیل پہ کامیاب تجربہ کیا ہے. ڈاکٹر احسان صاحب, یہ ٹی پی ایس ٹیکنالوجی جو ہے اس کے لیے تحقیقاتی ادارے یا حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ پچھلے کئی سالوں سے انٹرنیشنل لیول پہ کام ہو رہا ہے اور یہ کام شروع کیا ہے انٹرنیشنل پوٹیٹو سینٹر نے جس کا آفس ہے پیرو میں, اور اس کے ساتھ دنیا میں مختلف جو سینٹر ہیں وہ ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل بھی ان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے. اور ہمارا یہ جو پوٹیٹو کا ریسرچ کا پروگرام ہے ہم نے
इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर से और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से मुख्तलिफ किस्म के जो हाइब्रिड्स हैं, TPS के हाइब्रिड्स हैं, उनकी हमने पाकिस्तान में टेस्टिंग शुरू कर दी है कि वो हमारे मौसमी हालात में उनकी पैदावारी सलाहियत क्या है। और पिछले 3 सालों में हमने कोई 15-16 हाइब्रिड टेस्ट किए हैं। उनमें से कुछ जो हाइब्रिड्स हैं जिन्होंने अच्छी पैदावार दी है, उनकी हमने उनको बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ हमने कुछ फार्मर के लिए जो मालूमाती किताबचे हैं वो बनाए हैं, और इसके साथ साथ जो हमारा प्रोविंशियल सेटअप है, जितने भी अदारे हैं उनके साथ हम तावन कर रहे हैं ताकि वो हमारे साथ मिल के पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो क्लाइमेट्स हैं, जो मुख्तलिफ मौसमी हालात हैं, वो वहाँ देखें क्या हो रहा है। और इसके साथ साथ मुझे बड़ी खुशी है कि हमने हुकूमत पाकिस्तान को एक प्रोजेक्ट बना के दिया है जिसमें हुकूमत पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदारे उन्होंने उसको परख के देखा है कि इसका जो पाकिस्तान में मुस्तकबिल है, और उन्होंने हमें इजाज़त दे दी है कि हम इस प्रोजेक्ट पे पाकिस्तान में काम करें ताकि हमारे जो ज़िम्मेदार हैं उनको मेयारी जो बीज है अच्छी कीमत अच्छी किस्म का और कम कीमत पे उनको आसानी के साथ दस्तयाब हो सके। डॉक्टर अखलाक साहब, TPS बीज की क्वालिटी और कामयाबी के बारे में आप क्या कहते हैं? जी, चूंकि हमने ये नई टेक्नोलॉजी थी और हमने इसको इंस्पेक्शन हमने क्रॉप्स की TPS से जो क्रॉप जो फसल थी, और हमारे जो एलाइजा टेक्निक है जिसके तहत हम एलाइजा टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए जो मौजूदा वायरसेस हैं उसके खिलाफ हम पता कर सकते हैं कि इसमें वायरसेस की कोई हमला हुआ है या नहीं। तो मेरे तजुर्बे में तो ये बात आई है कि इस दफ़ा ये जो हमें जो अल्हम्दुलिल्लाह फार्म का जो TPS का था, इस पे हमें उसमें कोई वायरसेस हमें नहीं मिली। और इसी तरह जिस तरह दूसरी बीमारियां हैं, निमाटोड्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, तो वो उसमें भी काफ़ी हद तक कमी हो सकती है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, और मैं समझता हूँ कि आने वाले सालों में पाकिस्तान में एक अगर मेयारी साफ सुथरा बीमारियों से पाक बीज अगर यहाँ पैदा कर सकें और हम जिम्मेदारों की जो ज़रूरियात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर पूरा बीज मुहैया करते रहे, तो पाकिस्तान की जो ये इन्हसार है इंपोर्टेड सीड पे, वैसे भी पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह कम होता जा रहा है, मजीद कम हो जाएगा, और हम अपने तौर पे खुद इन्हसारी के मराहल में अच्छी तरह से दाखिल हो सकेंगे। तो TPS मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह कंटिन्यू रहा, लेकिन इसमें प्राइवेट कंपनियों को ही आना पड़ेगा। अभी जिम्मेदार इस नहज पे नहीं है कि वो इसमें फौरन आ सकें। प्राइवेट सीड कंपनियों के पास क्योंकि थोड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, नॉलेज भी है, टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह समझ रहे हैं, और इस वक्त पोटैटो के सिलसिले में कुछ 20 के करीब सीड कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं। कुछ नॉर्दर्न एरियाज में कर रही हैं, कुछ प्लेन्स में कर रही हैं। तो आने वाले सालों में इस चीज़ की उम्मीद वासिक है कि इंशाअल्लाह हम पोटैटो की एक बीज के लिहाज से एक अच्छी सिमत की तरफ गामजन होंगे। डॉक्टर एहसान साहब, आप ये बताइए कि पाकिस्तान में TPS को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है? पाकिस्तान में TPS को हम 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने इसको सिर्फ एक तरीके से इस्तेमाल किया है। वो ये है कि इससे हम जो पहली फसल लेते हैं उसके लिए हम क्यारियां बनाते हैं जो ज़मीन से 6 इंच ऊंची होती हैं, और उनकी जो ऊपर वाली तह है उसमें जो कंपोस्ट है, कंपोस्ट के साथ रेत और मिट्टी का मेज़ा डाल के उसको 4-4 सेंटीमीटर के ऊपर 2-2 बीज लगाते हैं, और वो जो बीज को गहराई में नहीं जाने देते, और उसके ऊपर रेत डाल देते हैं। और रेत डालने के बाद उसके ऊपर ये जो हमारे पास घास है या किसी चीज़ को जिसको हम मल्च कहते हैं, सरकंडा है, घास है या पराली है, या वो डाल देते हैं, और उसके बाद उसको एहतियात के साथ पानी देते हैं ताकि इस तरीके से कि वो जो बीज है वो कहीं पानी के साथ ना बह जाए। और उसको 3 माह बाद वो जो मिनी ट्यूबर हमारे तैयार हो जाते हैं। लेकिन हमारे जो नादरन एरिया है वहाँ हमारे पास ये मुमकिन है कि अगर हम पहले नर्सरी बनाएं, नर्सरी बना के अगर हम उसको ट्रांसप्लांट कर दें, जैसे कि हम दूसरी फसलें करते हैं, टमाटर हैं, बैंगन है, मिर्च है, उसकी पहले हम नर्सरी बनाते हैं, बाद में उसको हम फील्ड में मुंतकिल कर देते हैं। नादरन एरिया में क्योंकि जो आलू का जो सीज़न है
وہ 5 माह तक होता है, वहाँ मुमकिन है कि हम पहले नर्सरी उगाएं और नर्सरी से फील्ड में शिफ्ट करके उससे पैदावार ले लें। डॉक्टर अखलाक साहब, हमारे मुल्क में आलू के बीज की ज़रूरत कितनी है? पाकिस्तान में कौमी सतह पे हमारी जो ज़रूरत है वो तकरीबन 3 लाख मीट्रिक टन की ज़रूरत है, और पिछले साल तकरीबन बीज की मिकदार जो कि हमारे सिस्टम यानी सर्टिफाइड सिस्टम के थ्रू से जो गुजरी है वो तकरीबन 3500 टन के करीब थी, जो कि लेस देन 2% टोटल कवरेज बनता है सर्टिफाइड सीड का। डॉक्टर मुनीर साहब, आपका क्या ख्याल है कि आज तक तो हम सीड इंपोर्ट करते आए हैं, क्या इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम इसे एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। हमारी एक्सपोर्ट देख के मैक्सिमम 8 बिलियन के करीब करीब है। हमारे साथ 2 मसाइल हैं, एक तो ये है कि हमारे पास क्वांटिटी सरप्लस नहीं होती चीज़ों की, दूसरी हम क्वालिटी में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में जब जाते हैं तो प्रॉब्लम होता है। ये एक ऐसी सीड है जिससे सिर्फ यही नहीं कि आप सीड एक्सपोर्ट कर सकेंगे, आप इससे आलू जो है वो मिडिल ईस्ट में बेच सकेंगे, और ये इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है उसको मीट करेगा। इस वक्त हम जो है बहुत सारी मार्केट्स हैं, जैसे यूएई की है, मस्कत की है, सऊदीया है, कुवैत है, बड़ी कम मिकदार में वहाँ चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, खासकर आलू के पॉइंट ऑफ व्यू से। सीड भी एक्सपोर्ट कर सकेंगे मिनी ट्यूबर्स की फॉर्म में, और राशन आलू खाने वाला जो है वो भी एक्सपोर्ट वहाँ कर सकेंगे, और पाकिस्तान अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज अर्न करेगा इस एक्सपोर्ट के जरिए। एक्सपोर्ट के और ये टीपीएस टेक्नोलॉजी जो है, इसके जो बीज हैं उनको यूरोपियन कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है? मेरे ख्याल में वहाँ शायद मुश्किल होगा, क्योंकि वो कंट्रीज जो हैं खुद सरप्लस हैं, लेकिन मिडल ईस्ट एक ऐसा इलाका है जहाँ पे जमीन जो है इतनी ज्यादा नहीं है, रेत है हर तरफ, और उन्हें सारी चीजें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। हम बहुत सारी चीजें वहाँ एक्सपोर्ट पहले ही कर रहे हैं, लेकिन एक आलू ऐसी चीज है जो पाकिस्तान बड़ा कम वहाँ पे भेज रहा है। लेकिन जो टीपीएस बेस्ड सीड होगा और सीड बेस्ड जो आलू खाने वाला होगा, दोनों चीजें हम वहां पे एक्सपोर्ट कर सकेंगे। मसलन इस साल हमने 4 टन सीड जो है मस्कत भेजा है ट्रायल के तौर पे, और हम इंतजार कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह उसका ट्रायल जो है या रिजल्ट जो है अच्छे होंगे, और हम मजीद वहां पे सीड भी बेच सकेंगे और खाने वाला आलू जो है वो भी बेच सकेंगे, क्योंकि इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है। इस सिलसिले में मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि ये जो 4 टन बीज पंजाब सीड कारपोरेशन की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान ने एज ए गिफ्ट ओमान को दिया, ओमान को, और ये एक जॉइंट वेंचर थी ओमान की सुल्तान काबूस यूनिवर्सिटी वजारत खुराक ज़राअत के साथ, और उम्मीद है कि इस तरह की ये चूँकि गिफ्ट पहली दफ़ा गया और बेहतरीन बीज था जो कि हमने साहिवाल से पंजाब सीड कारपोरेशन के फार्म से बना हुआ बीज था, सर्टिफाइड सीड था। उम्मीद है कि उसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और आने वाले सालों में पाकिस्तान और ओमान के दरमियान बीज के हवाले से एक नई तजारत आ सकती है, मुमकिन है। डॉक्टर मुनीर साहब, टीपीएस काश्तकारों के मसाइल क्या हैं और इस टेक्नोलॉजी का मुस्तकबिल क्या है? असल में ये टेक्नोलॉजी चूंकि नई थी और हमारा अपना भी कोई इतना ज्यादा तजुर्बा नहीं था, इसके लिए हमें स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ा है, जिसमें शुरू में कुछ दिक्कतें हुई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं था, उस पर हम सॉल्व कर सके हैं। इसके अलावा मसला यह है कि ट्रेन्ड मैन पावर पाकिस्तान में चूंकि अवेलेबल नहीं है, ये अच्छा खासा मसला होता है। जिस इलाके के अंदर हमने खासकर ये ग्रो किए हैं वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं थी, उसके लिए हमें ज़ाहिर है दूसरी जगहों पे जाना पड़ा। जहाँ तक इसका मुस्तकबिल है, मेरे ख्याल में मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। हमारा हमसाया मुल्क देखिए, इंडिया है, नेपाल है, बांग्लादेश है। इंडिया में खासकर कई हजार एकड़ पे इस वक्त टीपीएस बेस्ड जो बेसिक सीड है या सर्टिफाइड सीड है वो काश्त हो रहा है। इसके खासकर जो मैंने पहले भी कहा एडवांटेजेस हैं, फायदे ये हैं कि इसके वायरसेस नहीं हैं, इसमें बीमारियां नहीं हैं, लोकली इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, आपको हर चीज हॉलैंड से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ पे लोकली प्रोड्यूस करके उससे कम कीमत पे दे सकेंगे जो इस वक्त हॉलैंड से आ रहा है, और ये वही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन जो है उसके मुताबिक ये आलू है। तो ये चूंकि बस नई चीज है, इसलिए ज़ाहिर इंट्रोड्यूस कराने के लिए अवेयरनेस की जरूरत है, जिसके लिए हम मीडिया इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आम काश्तकार जो है उसको इसके बारे में पता चल सके।
लेकिन अभी जो काश्तकार टीपीएस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके मसाइल का आप थोड़ा सा जिक्र कीजिए। उनके मसाइल ये हैं कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, ट्रेन्ड मैन पावर होना चाहिए, और हमारा चूंकि लिंक रहा है NARC से और हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती रही है, अगर काश्तकार भाई जो है NARC या PARC से भी रब्ता रखें तो उनको काफ़ी इंफॉर्मेशन, प्रिंटेड लिटरेचर यहाँ से मिल सकता है, और इस सिलसिले में वो काफ़ी मसाइल जो हैं उन पे वो काबू पा सकेंगे। मैडम, जो डॉक्टर साहब ने कहा है, मैं उस सिलसिले में कुछ इजाफा करूंगा, क्योंकि हमारे जो आम जो जिम्मेदार हैं जो आलू ग्रो करते हैं, वो जो आलू का बीज इस्तेमाल करते हैं वो 40-35 ग्राम का होता है। इट इज़ ए बिग साइज। उनको जब आप एक बीज देते हैं जिसमें 1 ग्राम में 1000 से 1200 तक दाने हैं, वो उनको हैंडल नहीं कर पा, उसका इस्तेमाल उसके अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसकी आदत है या उसका जो ट्रेनिंग है वो ये है कि वो बड़े बीज के साथ काम कर रहा है। लेकिन हमारे जो जिम्मेदार हैं जो नर्सरी बनाते हैं, जैसे बैंगन की नर्सरी बनाते हैं, मिर्च की नर्सरी बनाते हैं, टमाटो की नर्सरी बनाते हैं, अगर वो इस सिलसिले में आएंगे वो इसको कामयाबी के साथ इस्तेमाल कर सकेंगे। और उसके साथ साथ जो पढ़े लिखे फार्मर हैं जैसे डॉक्टर कुयूम साहब हैं, और उनके पास उन्होंने अपने लोगों को ट्रेन किया है, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल इनके साथ हर मरहले पे साथ रही है। अगर इस किस्म के फार्मर हो तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो हमारे रवायती फार्मर हैं उनके लिए भी थोड़े से मुश्किल मसला है, क्योंकि इसके लिए आपको जब आपने पानी देना है, ये थोड़ा सा सीड है, 1 ग्राम में 1000 दाने हैं, तो वो तो पानी के साथ ही बह जाएगा, या अगर आपने उसको ज्यादा गहराई में लगा दिया तो वो निकलेगा नहीं। फिर इसके लिए खास मौसम है कि इसको आपने अगर 30 डिग्री जो है उससे ज्यादा अगर दर्जा हरारत हो जाए तो इसकी जो अगाव है वो कम हो जाएगा। इस किस्म के कुछ मसाइल हैं जो सिर्फ जो हमारे तरक्की पसंद फार्मर्स हैं वो उनको कर सकेंगे, या जो छोटी सीड कंपनीज हैं वो उनकी तरफ आ सकेंगे। जो है कुछ अरसा बाद हमारे जो पढ़े लिखे फार्मर हैं वो इसमें आसानी के साथ दाखिल हो जाएंगे। नाज़रीन, जैसा कि अभी हमारे माहिरीन की गुफ्तगू आपने सुनी और आपने अंदाजा लगाया कि ये जो नई टेक्नोलॉजी है टीपीएस या ट्रू पोटैटो सीड की, इससे हम वायरस से पाक बीज हासिल कर सकते हैं, और जाहिर है जब बीज को कोई बीमारी नहीं होगी तो हम अच्छी फसल सब्जी की भी लेंगे। और आलू हमारे रोजमर्रा घरों में इस तरह से इस्तेमाल होता है कि तकरीबन रोजाना की ग़िज़ा में शामिल है, और हम बीमारियों से पाक आलू अपने बच्चों को, अपनी कौम को, अपने माशरे में जब देंगे तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता न सिर्फ आलू बल्कि बाकी सब्जियां भी हम अच्छी और बगैर बीमारियों के अपने कौम के लिए पैदा कर सकते हैं। कहना आपसे ये है कि ये जो ज़रूरी साइंसदान टेक्नोलॉजीज लेकर आते हैं आपके लिए मुख्तलिफ किस्म की, हमारे जितने भी जिम्मेदार और काश्तकार भाई हैं, अगर वो इन पर सही तरीके से अमल पैरा हो तो वो न सिर्फ अपने लिए फ़ायदा हासिल कर सकते हैं बल्कि अपने मुल्क के लिए भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मैं शुक्रिया अदा करूंगी डॉक्टर एहसान अख्तर साहब का, डॉक्टर अखलाक हुसैन और डॉक्टर मोहम्मद मुनीर कुयूम साहब, आप हमारे स्टूडियोज में तशरीफ लाए और हमारे किसान भाइयों को आलू के बारे में आपने नई टेक्नोलॉजी से आगाह किया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।